हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर है। और इस पर्टिकुलर एक्ट में जिस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। यस, आज हम बहुत सारी अलग अलग पार्टीज की लाइबिलिटीज पर चर्चा करेंगे और एक एक कर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में उनकी क्या लाइबिलिटी आती है और अगर उससे बचना हो तो वो क्या करें। राइट, इसके पहले इस पर्टिकुलर एक्ट के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हमने वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस सीक्वेंस में ही जाए सो दैट आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। श्योर, तो चलिए लेट अस स्टार्ट लाइबिलिटीज ऑफ वेरियस पार्टीज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज में आज हम इतनी सारी लाइबिलिटीज और इसके भी अलावा बहुत सारी अलग अलग पार्टीज की लाइबिलिटीज देखेंगे। ये एक सैंपल लिस्ट है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। अब मैं पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से डायरेक्टली बताना शुरू कर दूंगा। सो लेट अस से ए एक ड्रॉवर है और बी ड्रॉई है। ठीक है, तो ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया और सी को दे दिया, जिसे हम कह देंगे होल्डर या पेई, और उसे कहा कि जाओ बी से एक्सेप्ट करा के लाओ। राइट, सी गया बी के पास एक्सेप्ट करवाने, लेकिन जब वो बी के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर एक बंदा बैठा था, चंदू, जो कि बी का एजेंट था। क्या था? बी का एजेंट था। तो सी ने कहा कि बी को बुलाइए, मुझे बी से बात करनी है। तो चंदू ने कहा सर तो बिजी है, बताइए क्या काम है। तो सी ने कहा मुझे बिल पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो चंदू ने कहा मैं क्यों बैठा हूं, मैं खुद एजेंट हूं। और उसने कहा मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो चंदू ने किया उस बिल पर अपनी साइन कर दी ऐसे, चंदू, और सी उसे लेकर चला गया। अब जब बी ने चंदू को मीटिंग खत्म होने के बाद पूछा कि कौन था, तो चंदू ने पूरी स्टोरी बताई और बी ने बस हंसकर कहा चंदू तू बहुत स्मार्ट है। चंदू बड़ा खुश हो गया। मैच्योरिटी पे जब होल्डर आया पैसे लेने, तो बी ने कहा चंदू पैसे दे दे। एजेंट डर गया। एजेंट ने कहा सर मैं कैसे पैसे दूं, ये बिल तो आपका है, मैं तो आपका एजेंट हूं, मैंने तो आपके बिहाफ पर इसको एक्सेप्ट किया है, तो पैसे तो आपको देने हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चंदू ने बी के बिहाफ पर बिल एक्सेप्ट तो किया और वो कर भी सकता है, इट इज वैलिड, लेकिन क्या ऐसा स्पेसिफिकली लिखा एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी? क्या ऐसे लिखा है? नहीं लिखा। राइट, उसने सिर्फ लिख दिया, अपना साइन कर दिया। तो आज आपको पहला लाइबिलिटी मैंने क्लियर कर दिया कि एजेंट एक्सेप्ट तो कर सकता है, लेकिन उसको ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि वो एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो सिर्फ साइन कर देगा तो फिर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी, ही विल बी लाइबल पर्सनली। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो क्या ये पूरी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया? याद रखिए, अगर आप किसी को झूठी इंप्रेशन देते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को या झूठा इंप्रेशन देते हैं, अरे कि मैं ही एजेंट हूं, मैं ही साइन कर सकता हूं, आप अगर किसी को फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं तो भी सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है और फिर आपसे पैसे ले सकता है। तो अगर आपने सीए फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप में हमने देखा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में देखा था एस्टोपल या होल्डिंग आउट, अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट जहां पर आप दुनिया को एक इंप्रेशन दे रहे हो कि मैं ही इसका एजेंट हूं और फिर साइन करते हो, तो देन यू विल बी पर्सनली लाइबल। और दूसरी चीज जो मैंने आपको कही वो ये कि आप जब कभी भी किसी के एजेंट की तरह बिल को एक साइन कर रहे हैं, कृपया कर वहां पर लिखें आई एम साइनिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो पर्सन। तो आप पर्सनली लाइबल नहीं रहेंगे, बी लाइबल रहेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या ये पूरा क्लियर हो गया? आगे जाते हैं। लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पर जब एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर साइन करेगा। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कह दूं,
जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा ना तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होगी, वो बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होगी। सर बाय डिफॉल्ट, यस। तो सर मुझे थोड़ी चाहिए ऐसा, एक तो जो मैं जिसके लिए साइन कर रहा हूं वो चला गया और ऊपर से मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तो रूल कहता है आप अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। सर कैसे लिमिट करूं? आपको जब आप साइन करेंगे, यस, तो आपको एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इतनी ही अमाउंट तक लायबल हूं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डिसीज्ड है उसने जितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है उतने ही एक्सटेंट तक लायबल हूं, तो वैसा हो जाएगा। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये एक आपको पूरा समझ में आ गया। दूसरा आपको और एक बता दूं, अगर जो डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, उसने एंडोर्समेंट करा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी डिलीवरी कर कर इसे एंडोर्स नहीं कर सकता। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम है कि एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, मैंने एक वीडियो में कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर कहा था एंड डिलीवरी, और एक उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर एंडोर्समेंट किसी ने किया है और उसकी डेथ हो जाती है, वो डिलीवर नहीं कर पाता, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डिलीवर कर कर इसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, इसे एंडोर्स नहीं कर सकते। जो एंडोर्स करेगा उसको ही डिलीवर करना है, इसीलिए वहां पे लिखा था एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। Is this clear? So याद रखें, a legal representative just by doing the delivery cannot negotiate, cannot transfer, cannot endorse the bill. और याद रखें जब वो साइन कर रहा है तो वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट करे, वरना बाय डिफॉल्ट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। क्या ये भी आपको क्लियर हो गया? श्योर। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। अब जो ड्रॉवर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और चेक का, हम लोग एक एक बारी बारी करेंगे। पहले तो मैं चेक का आपको क्लियर कर दूं। तो वो कह रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर ऑफ चेक, इसका मतलब जो चेक बना रहा है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है। कॉमन सेंस, क्यों? क्योंकि चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? बताइए, ड्रॉई कौन होता है? यस, बैंक। बैंक पे केस करते कि मेरे को पैसे दे, वो उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो लाइबिलिटी किसकी है? ड्रॉवर की। तो याद रखना, in case of dishonor of check, the holder can only sue the drawer. आप ड्रॉई पर केस नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे जब पैसे रहते हैं और बैंक फिर भी डिसऑनर कर देता है तो ड्रॉवर जो है बैंक पर केस कर सकता है, एंड बैंक इज ऑल्सो लाइबल। यहां पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लाइबिलिटी जो है वो प्राइमरी ड्रॉवर की है, बैंक की नहीं। और अगर कल जाकर चेक डिसऑनर होता है तो होल्डर ड्रॉवर पे केस कर सकता है, ड्रॉई पे नहीं कर सकता। क्लियर है? अब सेकंड, अगर मैं लाइबिलिटी बात करूं प्रॉमिसरी नोट की, अब जिसमें हम मेकर की बात करेंगे, तो अगेन उसकी प्राइमरी है, क्योंकि अगर आपने मेरा प्रॉमिसरी नोट का वीडियो देखा है तो आपको मालूम है कि प्रॉमिसरी नोट में मेकर भी वही है और पेयर भी वही है, जो बनाता है वही पे करता है। सो व्हाइल द लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉवर अराइजेस ऑन डिसऑनर बाय एक्सेप्टेंस और दिस, द ड्रॉवर ऑफ बिल हाउएवर कैन एक्सक्लूड और लिमिट हिज लाइबिलिटी अपॉन द बिल। मतलब ये आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ड्रॉवर की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो उसका दो तरीके से हो सकता है, एक तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। यस और नो एवरीबडी। लेकिन इसमें इतना याद रखना है कि जब कभी भी आपको ड्रॉवर को लाइबल करवाना हो, याद रखें कि उसे प्रॉपर नोटिस ऑफ डिसऑनर दी जाए। अगर उसे प्रॉपर रीजनेबल समय में नोटिस नहीं मिलेगी तो ही विल बी डिस्चार्ज। श्योर अबाउट दिस। तो कंक्लूड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर की लाइबिलिटी है वो कैसी है? सेकेंडरी है। पहले किसकी लाइबिलिटी है? ड्रॉई की। ड्रॉई ने अगर ना बोला तो फिर किसकी लाइबिलिटी है? ड्रॉवर की। प्रॉमिसरी नोट में किसकी लाइबिलिटी है? प्राइमरी, मेकर की, क्योंकि वहां पे दो ही पार्टी है, जो बनाता है वही पे करता है। और चेक में लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर की है, बैंक की नहीं, क्योंकि बैंक में पैसे नहीं होंगे तो बैंक पे कैसे केस करोगे? होल्डर जो है वो ड्रॉवर पे केस कर सकता है। श्योर अबाउट दिस।
नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था, अब ड्रॉई का मतलब कौन, चेक में ड्रॉई का मतलब कौन, बैंक। अब मुझे बताइए बैंक की लाइबिलिटी कैसे, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं और बैंक जो है फालतू में आपका चेक बाउंस करता है, आपका डिफॉल्ट करता है, आपकी गुडविल, आपकी इमेज को डैमेज पहुंचाता है, तो रूल कहता है ऐसे वक्त पे ड्रॉई, एक चीज याद रखना, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, ड्रॉई विल बी लाइबल, याद रखें ये पॉइंट, टू ड्रॉवर, ही इज नॉट लाइबल टू होल्डर, याद रखना है। अच्छा, मतलब अगर बैंक ने सर गलती से नेग्लिजेंस की वजह से डिफॉल्ट कर दिया तो द बैंक विल बी लाइबल टू द ड्रॉवर, द बैंक विल नॉट बी लाइबल टू द होल्डर। यस, होल्डर को लाइबल नहीं है, द ड्रॉई विल बी लाइबल टू ड्रॉवर, द बैंक विल बी लाइबल टू ड्रॉवर। तो यहां पे आप देख सकते हैं, द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग अ सफिशिएंट फंड्स should properly make sure that the payment is done when required to do so. और अगर उसने ऐसा डिफॉल्ट किया तो it should compensate the drawer. The drawee of check is always a bank. The drawee bank is bound to honor the customer's check. Obviously अगर sufficient funds है तो, but अगर drawing bank wrongfully dishonor करता है तो it can be made liable. याद रखना, the liability of default is not towards the payee or the holder but towards the drawer. I will highlight this with a different color. This is something very important. वो होल्डर के लाइबल नहीं है, वो ड्रॉवर को लाइबल है। द बैंक इज लाइबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक टू द ड्रॉवर only and not to the payee, as there is no contract between the bank and the payee. Sure about this, everybody? Next, liability of maker एंड एक्सेप्टर। अब आपको मालूम है कि प्रोमिसरी नोट में मेकर की लाइबिलिटी होती है प्राइमरी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर की लाइबिलिटी होती है प्राइमरी। तो रूल कहता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड द एक्सेप्टर बिफोर मेच्योरिटी आर बाउंड टू पे द अमाउंट, बट कब, एट मेच्योरिटी। तो ऑब्वियसली आप अगर बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्टेंस है तो वो आप कब लाइबल है, अभी पे है, तुरंत लाइबल है, या एट मेच्योरिटी, एट मेच्योरिटी लाइबल है एज पर द अपेरेंट टेन्योर, जो भी उसमें टेन्योर होगा, 2 महीने का, 3 महीने का। और अगर समझो वो बिल जो है वो एट या आफ्टर मेच्योरिटी है तो देन आप कब लाइबल है, तो रूल कहता है देन यू आर लाइबल ऑन डिमांड। मतलब इट्स सिंपल कि अगर अभी बिफोर मेच्योरिटी है देन देयर लाइबिलिटी विल बी अराइज एट मेच्योरिटी, और अगर ये एट या आफ्टर मेच्योरिटी हो रहा है तो देन ऑब्वियसली इन द लाइबिलिटी इज ऑन डिमांड। जब भी कोई प्रेजेंट करेगा तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट द मेकर इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट and acceptor in case of bills of exchange is bound to compensate any party for any loss sustained by them caused by such default। वो तो हमें पता ही है, हम आगे भी वीडियोस देखेंगे, पीछे भी हमने वीडियोस देखे हैं कि ऑब्वियसली जब आप डिफॉल्ट करते हो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास सारे अधिकार होते हैं और वो सब पे केस कर सकता है। नाउ लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। एंडोर्सर मतलब सामने वाले को बिल मिला था और आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। So rule कहता है whoever endorses and delivers a negotiable instrument before maturity without in such endorsement expressly excluding or making conditional his own liability। मतलब आपने sans recourse नहीं लिखा, आपने अपनी liability को restrict नहीं किया और before maturity आगे pass on किया है, तो रूल कहता है then you are bound to every subsequent holder। उसके आगे जितनी बार भी वो endorse होगा आप सबको liable है। Obviously अगर dishonor होता है by the drawee, एक्सेप्टर और मेकर टू कंपेंसेट सच होल्डर, अगर कोई लॉस हुआ है बाय सच डिसऑनर, बस एक ही कंडीशन है, नोटिस ऑफ डिसऑनर समय पे एंडोर्सर को मिल जाए। एवरी एंडोर्सर आफ्टर डिसऑनर इज लाइबल ऑन डिमांड। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल है कि जब एक एंडोर्सर किसी को एंडोर्स करता है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग इट्स लाइबिलिटी, तो वो सिर्फ उस जिसको वो एंडोर्स कर रहा है उसको नहीं, बट उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट्स होंगे वो सबको लाइबल रहेगा। याद रखिए, वो सबको लाइबल रहेगा अगर डिसऑनर होता है ड्रॉई की तरफ से या मेकर की तरफ से। इतनी बात याद रखनी है, सिर्फ एंडोर्सर को सही समय पर नोटिस ऑफ डिसऑनर मिल जाए, उसको ये पता चल जाए कि कौन सी पार्टी उसको कितने अमाउंट के लिए लाइबल करवा रही है। श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब आपको तो मालूम है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में अगर बिल है और अगर वो डिसऑनर होता है तो उसके पास ये अधिकार है कि उसके पीछे जितनी भी पार्टीज हैं वो सबको लाइबल करवा सकता है
या फिर एनी वन ऑफ देम लाइबल करवा सकता है, ये उसका कॉल है। तो रूल कहता है एवरी प्रायर पार्टी इज लाइबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। अनलेस इट इज सेटिस्फाइड का मतलब है जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। क्लियर। नेक्स्ट, प्रायर पार्टी ऑफ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट पार्टी। अरे यस और नो, ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक एग्जांपल है। वो क्या कह रहा है, ये देखिए, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बी की प्राइमरी लाइबिलिटी है, बी की प्राइमरी लाइबिलिटी है, और ए को बिल मिल गया। ए ने किसको दिया, सी को, सी ने किसको दिया, डी को, डी ने किसको दिया, ई को। अब रूल कहता है एज बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी, बी इज द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि कॉमन सेंस है, पैसे तो बी से ही लेना है, लेकिन ए सी डी आर श्योरिटी, क्योंकि मालूम है कि ई जब मैच्योरिटी पे बी के पास जाएगा और अगर बी ने ना बोला तो ई ए से भी ले सकता है, सी से भी ले सकता है, डी से भी ले सकता है। अरे यस और नो, फिर से एक बार वो कह रहे हैं एज बिटवीन ई एंड ए। अगर मैं अब ई और ए की बात करूं तो रूल कहता है ए इज द प्रिंसिपल डेटर and C and D are his sureties. I hope now you're getting this concept. It's very easy. यहां पर रूल कहता है, अब देखिए उन्होंने फिर से और एक एग्जांपल लिया, वो कह रहा है as between E and C, E and C, C is the principal debtor and D is the surety. इसका मतलब आप कोई भी दो पार्टीज ले लीजिए जिससे पैसे लेने हैं, पहले तो प्राइमरीली वो उसकी प्रिंसिपल डेटर है, और अगर वो ना दे तो भाई उसके आगे जिसने जिसने भी एंडोर्स किया है वो उसके श्योरिटीज है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस। यहाँ पे रूल क्लियर कह रहा है एज बिटवीन द पार्टीज सो लायबल एज श्योरिटीज, ईच प्रायर पार्टी इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लायबल एज अ प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। तो ये ऑब्वियसली इसके लिए प्रिंसिपल डेटर है, इसके लिए प्रिंसिपल डेटर है, इसके लिए प्रिंसिपल डेटर एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट, एक्सेप्टर इज बाउंड ऑल्दो फॉर्ज एंडोर्समेंट। अब ये एक तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सेप्टर बाद में बच ना जाए, एक्सेप्टर बाद में बहाने देकर निकल ना जाए कि एंडोर्समेंट फॉर्ज था, अगर ही हैड द रीजन और ही न्यू टू बिलीव दैट द एंडोर्समेंट वाज फॉर्ज व्हेन ही एक्सेप्टेड द बिल। सो इट्स कॉमन सेंस व्हेन एक्सेप्टर न्यू कि एंडोर्समेंट फॉर्ज है और उसके बाद भी अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है तो बाद में वो फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटी से छूट नहीं सकता, ये रीजन देकर कि एंडोर्समेंट फॉर्ज थी। और आपको मालूम है फॉर्ज का मतलब है किसी की गलत सिग्नेचर करना, किसी का गलत नाम से एंडोर्स कर देना। ठीक उसी तरह से रूल कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम का मतलब है कि मैंने बिल ड्रॉ किया राहुल पर, लेकिन जब मैंने नीचे साइन किया तो मैंने वीडी बोलकर नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने किसी और का नाम ले लिया। मैंने ले लीजिए चंदू का नाम ले लिया, और चंदू ऐसा पर्सन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ फिक्टिशियस नेम। लेकिन एक्सेप्टर ऐसे बिल को एक्सेप्ट करता है, तो रूल कहता है जब होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्सेप्टर के पास आएगा तो एक्सेप्टर ये नहीं कह सकता कि मैं मेरी लाइबिलिटी से छूट गया बिकॉज यहां पर जो ड्रॉवर है वो फिक्टिशियस है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ड्रॉवर और जो fictitious नाम है that has been endorsed by the same hand, the sign has been same and therefore acceptor will be liable. So you don't say that it is a fictitious name और मैं छूट गया, नहीं, आप अभी भी liable है, holder in due course आपसे पैसे ले सकता है। Clear? Next, negotiable instrument made without consideration। आपको मालूम है without consideration का मतलब accommodation bill। यस, जहां पर आप किसी को अकोमोडेट करते हो, किसी को हेल्प करते हो, ना आपको सामने वाले को पैसे देने हैं लेकिन आप फिर भी एक्सेप्ट करते हो सो दैट वो डिस्काउंट कराकर पैसों का मजा ले सके, उसकी नीड पूरी कर सके और उसके बाद मैच्योरिटी पर पे कर दे। तो रूल कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड एंडोर्स और ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन फॉर अ कंसिडरेशन विच फेल्स obviously will not create any obligation of payment between the parties to a transaction। क्यों पैसे देना है, किसको पैसे देना है? क्योंकि बिल जो बना था, एंडोर्स हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, वो विदाउट कंसिडरेशन था। लेकिन याद रखिए, इफ एनी सच पार्टी हैज ट्रांसफर्ड द इंस्ट्रूमेंट विथ और विदाउट एंडोर्समेंट टू अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन, ले भाई, मतलब आपने एंडोर्स करते करते एक सच में एक एचडीसी के हाथ में आ गया, और आपको तो मालूम है एचडीसी मतलब उसने विद कंसिडरेशन गुड फेथ में बिफोर मैच्योरिटी लिया है। तो रूल कहता है फिर वो व्यक्ति और उसके बाद जितने भी है
जो उससे हाथ से ले रहे हैं, दे कैन रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन सच इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ट्रांसफरर फॉर कंसिडरेशन और एनी प्रायर पार्टी। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स पे, तो हमको मालूम है दिस इज वन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स कि अगर एंडोर्स होते होते किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में बिल आ जाता है तो वो फिर कोई भी प्रायर पार्टी से पैसे ले सकता है। और आप तब ये नहीं कह सकते कि अरे ये इंस्ट्रूमेंट तो विदाउट कंसिडरेशन बना था, ये तो किसी को अकोमोडेट करने के लिए बना था, उससे अब कोई फर्क नहीं गिरता, जबकि ये बिल होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ चुका है। इट इज क्लियर, इट इज ऑब्वियस कि वो सबसे पैसे ले सकता है। तो याद रखिए, इवन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन पे सब लायबल हो जाएंगे अगर वो एंडोर्स होते होते एचडीसी के हाथ में आ गया तो। श्योर अबाउट दिस। अब जैसे ये पार्शियल एब्सेंस है यहां पर, तो रूल कहता है पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसिडरेशन। सो व्हेन द कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइंड कंसिस्ट ऑफ मनी which was originally absent or subsequently failed, the sum which a holder standing in immediate relation will get it proportionately reduced। तो जितना भी है, लेट से फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपए का बिल दिया है, लेकिन आप बाद में कहते हो कि फॉर कंसिडरेशन इट वाज ओनली 300 and 200 was only for accommodation, then obviously proportionately it will get reduced। तो वही चीज यहां पर हमने समराइज किया है एक चार्ट के माध्यम से। तो यहां पर रूल कहता है अगर इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन तो देन इट क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन। इफ इट इज कंसिस्टेंस ऑफ मनी एंड एब्सेंट इन पार्ट, तो होल्डर स्टैंडिंग इन इमीडिएट विल गेट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। एंड तो पहले तो था, लेकिन बाद में इफ देयर इज अ फेलियर और द कंसिडरेशन वाज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, तो रूल कहता है आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए एंड देन उसका फिर प्रोपोर्शनेटली रिडक्शन होगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का ये वाला पॉइंट यहां पर है। सो वेयर अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच अ पर्सन साइंड, आइदर इट कैन बी प्रोमिसरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, दो नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज ascertainable in money without collateral inquiry and there has been a failure of that party, the sum which a holder standing in immediate relation with signer is entitled to receive from him proportionately reduced। Sure about this? So एक तो है without consideration, एक है कि भाई एब्सेंट है या पार्शियल फेलियर हो गया बट इट कंसिस्टेड ऑफ मनी, एंड द थर्ड वन इज अ पार्शियल फेलियर बट दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मनी, राइट? द लास्ट वन, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस बिल। अगर होल्डर के पास बिल है और वो बिल जो है वो घूम गया, वो लॉस्ट हो गया, तो रूल कहता है वो जाकर ड्रॉवर को अप्लाई कर सकता है कि मुझे और एक बिल दीजिए। लेकिन रूल ये कहता है कि ड्रॉवर आपसे सिक्योरिटी मांग सकता है कि फ्यूचर में अगर ओरिजिनल बिल फिर से कहीं मिल गया और वो लेना ना देना किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ गया, और अगर मुझे फिर से किसी ने लाइबल करवाया तो उस लाइबिलिटी के लिए देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल इंडेमनीफाई फॉर इट। तो यहां पर देखेंगे वेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन लॉस्ट बिफोर इट वाज ड्यू, द पर्सन हु इज द होल्डर कैन अप्लाई टू द ड्रॉवर एंड टेल हिम कि मुझे और एक बिल दीजिए, गिविंग सिक्योरिटी टू ड्रॉवर, वो सिक्योरिटी तो लेगा कि तू मुझे कंपेंसेट करेगा अगेंस्ट एनी पर्सन अगर तेरा ओरिजिनल बिल जो घूम गया है वो फिर से मिल गया तो। इफ द ड्रॉवर ऑन रिक्वेस्ट एज अफोर्सेड refuses to give such duplicate bill, he may be compelled to do so। ऑब्वियसली होते कंपेल बाद में वरना एक्सेप्टर को प्रेजेंट क्या करेंगे, तो देना तो है ही। बस बात यह है कि ड्रॉवर जो है आपसे एक तरह से सिक्योरिटी ले लेगा और आपसे प्रॉमिस ले लेगा कि फ्यूचर में अगर कोई उसको लाइबल करवाता है, कोई भी सब्सिक्वेंट पार्टी लाइबल करवाती है, तो आप उसको इंडेमनीफाई करोगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो यहां पर हमारी सारी लाइबिलिटीज खत्म होती है। मैं एक और लाइबिलिटी आपको बताना चाहूंगा यहां पे, लाइबिलिटी ऑफ माइनर। अब आप इस पॉइंट को देख के शॉक हो जाएंगे। आपको मालूम है कि माइनर एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है, और माइनर में रूल ये कहता है, ध्यान से देखना ये रूल, माइनर कैन सू और रिकवर मनी फ्रॉम एनी पार्टीज, ठीक है, बट नो पार्टी कैन रिकवर मनी और सू माइनर। सर ये तो उल्टा गेम हो गया, यही तो गेम है। तो याद रखिए, पहले तो आपको मालूम है कि माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स, यस, माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड
एंड वो मेजर होने के बाद 18 ईयर्स के बाद होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं कर सकते, ये हमें मालूम है। अब रूल कहता है गाइस, माइनर कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है वो इंस्ट्रूमेंट को, देखिए अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं थोड़ा सा, वो जो है इंस्ट्रूमेंट को बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, यस, एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। अरे भाई जो भी है सब कर सकता है, लेकिन इतना याद रखना कि आप अगर उसको प्राइमरी लाइबिलिटी है उसकी, तो ऐसे बिल की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप लेट अस से एक प्रॉमिसरी नोट में माइनर इज अ मेकर, यस माइनर इज अ मेकर, मुझे बताइए ऐसे प्रॉमिसरी नोट की क्या लाइबिलिटी है, बिकॉज माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। तो मेच्योरिटी पे अगर आप उसके पास जाओगे भी और उसने बोल दिया आपको हुड़ हुड़ दबंग डिसऑनर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? So if the rule states that minor can sue you, minor can recover money from you if he is one of the party on the negotiable instrument. But if minor is a person who is getting liable, तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर एक माइनर प्रोमिसरी नोट में मेकर है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, और उसने एबीसी को बिल दिया है और एबीसी जो है वो होल्डर है। अब एबीसी ने XYZ को एंडोर्स किया, XYZ ने PQR को किया, PQR ने MNA को किया। अब MNO के पास बिल है, वो मेच्योरिटी पे माइनर के पास जाएंगे, बताइए क्या माइनर देगा उन्हें? नहीं। तो गाइस यहां पर माइनर प्राइमरी लाइबल होने के बाद भी MNC जो है वो माइनर से पैसे नहीं ले सकता, वो PQR से लेगा, XYZ से लेगा, ABC से लेगा। अरे ABC बोलेगा मेरे को तो माइनर ने इसने ही दिया है, लेकिन वो उसको आप लाइबल नहीं करवा सकते। आप सबसे पैसे ले सकते हैं बट माइनर से नहीं ले सकते। माइनर लेकिन सबसे पैसे ले सकता है। तो बड़ा ही खतरनाक, ध्यान से देखना, अगर कहीं पर भी माइनर की लाइबिलिटी बनती है, आप माइनर के हाथ से लेते हो, तो आप इतना समझ लेना कि इट्स अ रिस्क। यू विल नॉट बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर from the minor. Sure about this? Pakka, everybody. So here I end my video. I hope you like this, and we have covered almost all the liabilities of various parties. अच्छी तरह से देखिए, पॉज कर लेना, पीछे अपने नोट्स बना लेना जो भी है, and if there's any doubts please ask in the comment section and I will reply accordingly. So thank you very much. If you like the video, share it with your friends and let them know that the Negotiable Instrument Act is fully uploaded on YouTube. Thank you very much.